अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल फेसबुक चला रहा था तो उसमें एक पोस्ट हमने देखा, बड़ा अच्छा लगा, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि बिहार की राजनीति में जो अभी बी टीम का जो शोर है और हार का जो असली जो सच है, इस सिलसिले में एक पोस्ट था। पोस्ट यूँ था कि राजनीति में हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन बिहार में हार के बाद आत्मचिंतन की जगह ठीकरा फोड़ने की रवायत बन गई है। शिक्षित होने के बावजूद कुछ लोग और राजनीतिक दल अपनी रणनीतिक विफलताओं को स्वीकार करने के बजाय अपनी हार का जिम्मेदार किसी तीसरी पार्टी को ठहराने लगते हैं। आज ज़रूरत है कि हम भावनाओं से ऊपर उठकर आंकड़ों की कसौटी पर पिछले 15 सालों की चुनावी इतिहास को परखें। क्या वाकई एमआईएम पार्टी जो है किसी को हराने के लिए लड़ रही है, या फिर तथाकथित सेकुलर दलों की ज़मीन ही खिसक चुकी है? ये बहुत बड़ा सवाल है भैया। आइए सबसे पहले फ्लैशबैक में जाते हैं। 2010 केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की। बिहार विधानसभा चुनाव में एमआईएम का कोई नामो निशान भी नहीं था। मैदान में कांग्रेस, राजद, लोजपा और एनडीए में भाजपा, जेडीयू। परिणाम क्या हुआ? रिजल्ट जो आया, एनडीए को 206 यानी प्रचंड बहुमत मिला, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रचंड बहुमत। वहीं राजद मात्र 22 सीटों पर, अभी तो 25 है ना, उस टाइम 22 सीटों पर, महज 22 सीटों पर सिमट गई, जिसमें से सीमांचल को आज राजद का गढ़ माना जाता है। वहाँ की 24 सीटों में राजद को सिर्फ एक सीट से जीत मिली थी, और हैरत की बात यह है कि वो भी एक सीट एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, जो भी एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अख्तरुल ईमान साहब, वो जीते थे। कांग्रेस ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र कितना वोट मिला उसे? 4 सीटें। 243 सीट पे अकेले लड़ी चुनाव कांग्रेस ने, और मात्र 4 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें से 3 सीमांचल में से थी। उस वक्त सीमांचल में भाजपा ने 13 सीटें जीती थी। अब सवाल यह है कि 2010 में अवैसी साहब चुनाव नहीं लड़ने आए थे, तो फिर राजद और कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्गति क्यों हुई भैया? ये तो सवाल होता है ना। तब तो वोट कटवा कौन था भैया? अभी एमआईएम वोट कटवा है, तो उस वक्त कौन वोट कटवा था 2010 में? अब बात करते हैं साल 2015 की। साल 2015 का जो चुनाव था, साल 2015 का, इस बहस का सबसे बड़ा अपवाद और सबूत है कि इस चुनाव में राजद, जेडीयू और कांग्रेस का महागठबंधन बना 2015 में। दूसरी तरफ थे असदुद्दीन ओवैसी, जो पहली बार सीमांचल में 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे 2015 में। ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों मिलकर खूब प्रचार किए। तर्क के हिसाब से तो भाजपा को जीतना था, बीजेपी को, क्योंकि गठबंधन वालों का तो ये तथाकथित, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, तथाकथित सेकुलर पार्टियां जो एमआईएम को बी टीम कहती हैं, इनके तर्क के हिसाब से तो 2015 में बीजेपी को जीतना था, क्योंकि 2015 में 6 सीटों पर एमआईएम सीमांचल में अपना प्रत्याशी उतारे थे। लेकिन रिजल्ट क्या आया? महागठबंधन को प्रचंड बहुमत से जीत मिली। सीमांचल में 24 में से 18 सीट जो है गठबंधन जीतती है, जिसमें से कांग्रेस 8, जेडीयू 6, राजद 4। भाजपा के लहर होने के बावजूद और एमआईएम के मैदान में होने के बावजूद अगर जनता को विकल्प दिखा तो उन्होंने महागठबंधन को वोट दिया। यह साबित करता है कि अगर आपकी रणनीति और गठबंधन मजबूत हो तो किसी के चुनाव लड़ने से आप नहीं हारते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं 2020 की। 2020 में समीकरण बदला। राजद ने 144 सीटों पर लड़कर 75 सीटें जीती, जो कि एक शानदार प्रदर्शन था, अच्छा था। जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर महज 19 सीट पर सिमट गई। नेशनल पार्टी है भाई। सीमांचल में एमआईएम ने अपनी ताकत दिखाई और 5 सीटें जीती। इसके बावजूद राजद राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।
अगर अवैसी की वजह से हार होती तो राजद 75 सीट कैसे जीतती? सबसे पहले सवाल। सच्चाई यह है कि चिराग पासवान की लोजपा ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया, जिसका फायदा राजद को मिला, ना कि अवैसी ने राजद को हरवाया। अब बात करते हैं 2025, कल परसों जो चुनाव हुआ और उसका परिणाम जो आया। भाजपा 89, जेडीयू 85, लोजपा 19, हम 5, आरएलएम 4, राजद 25, कांग्रेस 6, माले 2, आईआईपी 1, एमआईएम 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई। राजद 25 सीटों पर आ गई। कहाँ 2020 में 75 और 2025 में 25, जो कि तकनीकी रूप से एक बहुत ही बड़ी हार है भैया। लेकिन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बुद्धिजीवी वर्ग अभी भी यही कह रहे हैं कि एमआईएम की वजह से जमानत जब्त हुई है। ये सिर्फ वही है, नाचने न जाने तो आंगन टेढ़ा। जब पार्टी का जनाधार ही खिसक गया हो तो 5 सीटों पर जीतने वाली पार्टी को पूरे राज्य में हार का जिम्मेदार बताना अपनी कमियों पर पर्दा डालना जैसा है। और ये स्पष्ट रूप से राजद और कांग्रेस की रणनीतिक विफलता है। एक और नेगेटिव पॉइंट फैलाया जाता है। वो नैरेटिव ये है कि अगर कोई मुस्लिम नेता उभरेगा, लीडर उभरेगा, तो बहुसंख्यक समाज 82% है। अगर कोई मुस्लिम लीडर उभरता है कि हम 18% है, 17% है, तो बहुसंख्यक समाज 82% है, एकजुट हो जाएगा। अच्छा जी, ये तर्क जो है भारतीय लोकतंत्र की धर्मनिरपेक्षता पर एक तमाचा है। अगर हम इसी डर के साथ जीते रहे कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, तो मुसलमान कभी भी डिसीजन मेकिंग की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये बात याद रखो। हम हमेशा सिर्फ दरी बिछाने और वोट देने के लिए ही रह जाएंगे। ये हकीकत है। क्या हमारा संविधान किसी धर्म विशेष की शख्स को सीएम बनने से रोकता है? अगर नहीं रोकता है तो फिर डर क्यों भाई? 2025 का इतिहास गवाह है कि 2005 का इतिहास गवाह है कि जब रामविलास पासवान राजद के सामने शर्त रखी थी कि किसी मुस्लिम को सीएम बनाने दो, लालू यादव के सामने कि किसी मुस्लिम को सीएम बना दो, मैं आपका समर्थन करूंगा, तब लालू यादव ने मुस्लिम सीएम बनाने के बजाय सत्ता गंवाना मंजूर किया। नतीजतन बिहार में एनडीए का रास्ता खुला। भाजपा को सत्ता में लाने का रास्ता यहीं से शुरू हुआ। ये सिर्फ लालू की जिद थी। एक और छाती पीट कर रोया जाता है राजद और कांग्रेस की तरफ से, और भी तथाकथित, हिंदी का शब्द भी बहुत भारी लगता है, ये अपने आप को बहुत सेकुलर समझने वाली पार्टियां अपना सीना पीटती है और रोती चिल्लाती है ईवीएम में गड़बड़ी हो गया। तो ईवीएम में गड़बड़ी है या अवैसी बी टीम है, ये पुराना हो गया भैया, बहुत पुराना हो चुका है। 2005 में भी लालू जी ने परिणामों को एक राज बताया था, रहस्यमयी बताया था, जबकि केंद्र में कांग्रेस थी। 2005 में भी वही राग अलापा जा रहा था। समय की मांग है। बिहार की राजनीति में अब आमूल चूल, यही लफ्ज़ है, आमूल चूल परिवर्तन बिहार की राजनीति चाहती है। मुस्लिम समाज और धर्म निरपेक्ष लोगों को अपना एटीट्यूड से बाहर निकलना पड़ेगा, वो गुलामी वाला। जब तक हम अपनी शर्तों पर राजनीति नहीं करेंगे, तब तक हमें कभी वोट बैंक और कभी वोट कटवा कहकर इस्तेमाल किया जाता रहेगा। हकीकत यह है कि भाजपा की बी टीम वो नहीं जो चुनाव लड़ रही है, बल्कि बी टीम वह है जिसने अपनी जिद और परिवारवाद के लिए 2005 में एक मुस्लिम को सीएम बनने से रोका और भाजपा को सत्ता की चाबी सौंप दी श्री लालू प्रसाद यादव जी ने। 2025 में भी वही हुआ। इसकी पार्टी का न कोई एमपी है न कोई एमएलए है, उसको 19 सीट दिया गया और
पार्टी के अध्यक्ष को डिप्टी सीएम बनाने के लिए ये ऐलान भी कर दिया, लेकिन किसी मुस्लिम को डिप्टी सीएम के पद पे भी रखने के लिए तैयार नहीं थे। तो हकीकत यह है कि भैया वो दौर चला गया। ईवीएम की गड़बड़ी और भाजपा की बी टीम, वो दौर नहीं है। लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, और मैं उन बूढ़ों लोगों को कहना चाहता हूँ जो बरसों से कांग्रेस का झंडा ढो रहे हैं और राजद का झंडा ढो रहे हैं, यूपी में सपा का ढो रहे हैं, बंगाल में तृणमूल का ढो रहे हैं, दरिये बिछाते रहोगे। ये जो नई जनरेशन है, नए लोग हैं, इनके हाथों में मोबाइल है, इंटरनेट है, ये हर अच्छी बुरी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं। आपके ज़माने में नहीं था। आप कभी अखबारों में पढ़ लिया करते थे, कभी दूरदर्शन चैनल पे देख लिया करते थे न्यूज़, लेकिन अब हाथों में इंटरनेट है। कहीं भी कुछ मामला होता है, फ़ौरन सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। लोग देखते हैं कौन हमारे हक़ में है, कौन हमारे ख़िलाफ़ है, कौन हमारे लिए लड़ता है, कौन हमारी आवाज़ उठाता है, कौन हमारे लिए सही है, कोई नहीं है। तो आप उठाते रहो, ढोते रहो झंडा, बिछाते रहो दरी। लेकिन ये जो नए जनरेशन के लोग हैं, नए लोग हैं, नई पीढ़ी है, ये समझदार पीढ़ी है। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह एमआईएम एक बहुत ही बड़ी पार्टी बन के उभरेगी पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। फ़क़त वस्सलाम।